अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो सच्चाई सामने अब आ चुकी है। हमारे वीइंग के सामने कि वो मोशवानियों नहीं है, वो वीइंग है। तो चलिए आगे जानते हैं। मिस्टर मो वीइंग की आंखों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, आँख दिखा रहा है, अपनी बाप को आँख दिखा रहा है? हाँ, बहुत बड़ा हो गया तू, बहुत बड़ा हो गया। अपनी बाप से बदतमीजी से बात कर रहा है, मुझे तू कह रहा है तू? हाँ, तू कह रहा है? तभी अचानक से वेंग ने उसे एक मुक्का मार दिया। मुक्के की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। ये देखकर मिस्टर मो ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी बाप के ऊपर हाथ उठाया तूने? वेंग ने कहा, बस करो, चुप हो जाओ। बाप बाप बाप? कौन बाप? तुम मेरे बाप हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभी तक तुम ये बोल रहे हो। मिस्टर मो ने कहा, ये तो कैसी बातें कर रहा है, अपने बाप को ऐसे बोल रहा है? हाँ हाँ, अब मैं समझ गया, बहुत बड़ा हो गया ना तू, बहुत बड़ा हो गया। विंग ने कहा, हाँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ और सच्चाई का सामना भी कर चुका हूँ। उसने कहा, सच्चाई का सामना? क्या मतलब है तेरा? हाँ, क्या मतलब है? फिर विंग ने कहा, 25 साल पहले एक बच्चे की ज़िंदगी तूने बिगाड़ दिया था, तुझे याद है? उसके बदले तूने अपना बच्चा, उसकी ज़िंदगी को सुधारा था। मिस्टर मो ने कहा, क्या किसकी बात कर रहा है? विंग ने कहा, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एक मुक्का और मारो? मिस्टर मो, ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, अपनी बाप को नाम से बुला रहा है? विंग ने कहा, अरे बाप बाप बोलना बंद कर। कौन है बाप? तू मेरा बाप है? आथू, मुझे यकीन नहीं होता कि अभी तक तू झूठ बोल रहा है। मिस्टर मो ने कहा, तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? विंग ने कहा, तुझसे तो बात करना ही नहीं चाहिए। मन कर रहा है तेरे जैसे बाप को गला घोट कर मार के कुएं में फेंक दूँ। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? दो बच्चे की ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए? अरे क्या नहीं किया था तेरे लिए मैंने? तेरा प्यार पाने के लिए बचपन से ही मैंने फुल मार्क्स लाने की कोशिश किया ताकि तू खुश हो जाए, लेकिन जब भी मैं फुल मार्क्स लेकर आता था तेरा चेहरा लटक जाता था। क्यों? क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ ही नहीं, इसीलिए। ये सुनकर मिस्टर मो की दिमाग घूम गया, उसके सिर के ऊपर से बिजली गिरी। उसने कहा, क्या कहा तूने? विंग ने कहा, बचपन से ही तेरे लिए गिफ्ट लेते फिर रहा हूँ। तूने जब जो कहा मैंने वही वो किया ताकि तू मुझसे प्यार करे। थोड़ा सा मुझे डैड के प्यार चाहिए था, लेकिन तूने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैं तेरा खुद का बेटा हूँ ही नहीं। मिस्टर मो का दिमाग घूम रहा था। उसने कहा, तू ये क्या बात कर रहा है? वेंग ने कहा, पूरे 25 साल से मैं इस सच्चाई से अनजान हूँ और ये सोचता रहा कि तुम मेरा बाप हो। तुम्हें मनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ किया, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। और आज जाकर पता चल रहा है कि तुमने किस लिए प्यार नहीं किया था, क्योंकि तुम मेरे असली बाप हो ही नहीं। अगर तुम मेरे असली बाप होते तो प्यार करते। तुम तो उससे प्यार करते हो ना जो अभी महल में है। अब मैं समझा कि तुम उस घर के अंदर मुझे घुसने क्यों नहीं देते थे, क्योंकि तुम्हें पता था अगर मैं इस घर के अंदर गया तो शायद वी चांगसे को पता लग जाएगा कि मैं उनका बेटा हूँ। जब मिस्टर मो ने ये सुना तब उसका दिमाग और घूम गया। मिस्टर मो ने कहा, तुझे कैसे पता चला? बताना। अब मुझे पता चला, इतने सालों से तुझे पाल रहा हूँ, तुझे खिला रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तू कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। और एक नर्स की बात सुनकर तो आज फिर वेंग ने कहा, लेकिन मेरे महान पिताजी, मैंने तो किसी नर्स के बारे में बताया ही नहीं। आपको पता कैसे लगा कि मुझे किसी नर्स ने बोला है? मिस्टर मो ने बैठते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेंग ने कहा, समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर मो ने कहा, जो भी किया अच्छा किया। हमेशा तेरे बाप ने मुझे रौब दिखाता रहा है। तेरा बाप खुद को समझता क्या है? उसकी वजह से मैंने कितना कुछ किया है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने मुझे क्या किया? बस एक नौकरी दिया अपनी ऑफिस में, एक कर्मचारी का। उसके पास लाखों करोड़ों पैसे हैं, उसने मुझे कभी हेल्प नहीं किया। विंग ने कहा, हेल्प तुम्हारी? तुम तो उसके पास से पैसे लेकर आते हो ना, वो 1 लाख रुपए याद है? ये सुनकर मिस्टर मो चुप हो गए।
मिस्टर मो ने कहा, और तुझे मैंने प्यार नहीं किया? इतना कुछ किया, महंगे महंगे कपड़े दिया। वीइंग ने कहा, महंगे महंगे कपड़े? आप भूल गए हो कि आप वी शाओ के पहने हुए कपड़े मेरे लिए लेकर आते थे। आपको याद है जब भी मैंने आपको कपड़े के लिए बोला है, आपने कहा पुराने कपड़े अच्छे हैं वही पहन लो। आपने मुझे कभी भी 100 रुपये भी नहीं दिया है। 200 रुपये मैंने आपसे मांगा था, आपने मुझसे क्या कहा था? पैदल जाओ, सेहत के लिए अच्छी है ना? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम पर बहुत तरस आ रहा है, मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि आज के बाद से तुम्हें बेटे का प्यार कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ना ही कभी बाप मानूंगा और ना ही तुम अपने खुद के बेटे को जाकर बोल सकते हो कि वो तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी बाप हो। मैं तो सच्चाई से अनजान था, अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ। लेकिन तुम इससे पीछे नहीं भाग सकते हो। तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, ना मुझ में ना उसमें। मिस्टर मो चुपचाप बैठ गए। वीइंग ने कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं बताऊंगा किसी को भी, बट इतना जान लो, समय का पहिया एक ना एक दिन ज़रूर घूम जाएगा, उस दिन तुम पछताओगे। इधर मिस्टर मो ने कहा, मेरा बच्चा, वो कितना खुश है, महल में है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वीइंग ने कहा, हाँ, तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। और ये बोलकर वीइंग चला गया वहाँ से। मिस्टर मो ने कहा, क्या वीइंग जाकर बोल देगा? नहीं, वीइंग जाकर नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा भी तो उसकी बातों का कोई बिलीव नहीं करेगा। वीइंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वीइंग रो रहा था। इधर हम मिस्टर लान को देखते हैं, जो कि वी मेंशन में था, और वो वी शाओ के बारे में वी चांगसे से सब कुछ बोल रहा था कि वी शाओ किस टाइप का लड़का है। उसने एक लड़की की ज़िंदगी बिगाड़ दिया है और बहुत सारे ओमेगास के साथ नाइट स्टैंड करता है। उसके साथ वांग जी की शादी हम कभी नहीं करवाएंगे, और पता है वो हमारे वांग जी को छोड़ देगा। उसने खुद कहा है, मैंने अपने कान से सुना है, और वो लिली को भी धोखा दे रहा है। मुझे पता है, मैं अपने कान से सुनकर आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता वी चांग से कि आपने ये सीख दे कर रखा है अपने बच्चे को। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपका बच्चा इतना गंदा है। ये सुनकर वी चांग से को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होता है। फिर मिस्टर लान ने कहा, आपके बेटे को मेरे बेटे से दूर रखें, मैं वांग जी की शादी हरगिज़ नहीं करवाऊँगा। ये बोलकर वो उठ जाता है। हम वी श्याओ को देखते हैं। उस टाइम वो ड्रिंक करके घर के अंदर आ रहा था। उसे देखकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वी चांगसे ने कहा, वी श्याओ ने मिस्टर लान को देखते हुए कहा, अरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आप दोनों यहाँ पर आए हो। उन दोनों ने अपनी नाक को पकड़ते हुए कहा, छी कितना गंदा लड़का है ये। इधर मिस्टर लान ने वी श्याओ को बहुत गुस्से में देखा। उन्होंने वी श्याओ को देखा और उस गुस्से में कहा, हमें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बोलना बंद करो, समझे, घटिया लड़के कहीं के। फिर वी श्याओ ने कहा, पापा आपने बताने कि ये लोग आए, वांग जी कहाँ हैं? सुनो, वांग जी को मेरे बेडरूम पर भेज दो। ये बोलकर वो आगे आता है, जहाँ पर वी चांगसे ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ, बस बहुत हो गया है। ये बोलकर उसने धक्का दिया। फिर वी चांगसे ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वी शाओ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर फेंकने की? लात मार के ना तुम्हें और इस बूढ़े को भी। उसने अपनी ग्रैंडपा को दिखाते हुए कहा, तुम तीनों को ना घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ये प्रॉपर्टी मेरा है, समझे, मेरा प्रॉपर्टी है ये। वी चांगसे ने कहा, तुम्हारा प्रॉपर्टी है? ये बोलकर वो उसे एक थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मिस्टर लान ने कहा, कोई सीख नहीं है इसको। फिर वी शाओ ने कहा, ए चुप, जब फादर और सन साथ में बात कर रहे हो ना, तो साइड में रखे हुए लोगों को चुप रहना चाहिए, गरीब के कीड़े कहीं के। ये सुनकर मिस्टर लान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उन्होंने कहा, क्या वी चांग से, मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा इतना ज़्यादा गंदा है, घटिया है। ये आपका बेटा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अपने बेटे को किसे परवरिश दिया है। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर लान की बातें सुनकर वी चांगसी का सिर नीचे की तरफ झुक गया। वी शाओ की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करनी पड़ी, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो वी शाओ के पास आ गया। उन्होंने वी शाओ को मारते हुए कहा,
तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है ना, तुम्हारी बाप की है, तुम्हारी नहीं है, समझे। ये बोलकर वो वेश्याओं को मारने लगता है। वो वेश्याओं को बहुत पीटता है, इतना पीटता है कि वेश्याओं के नाक से खून बहने लगता है। उन्होंने वेश्याओं को घर से बाहर निकालते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर दोबारा मत आना, इस घर में कदम मत रखना, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, समझे। धक्के मार के निकालने के बाद वहाँ पर जो गार्ड्स है वो आकर वेश्याओं को वहाँ से बाहर ले जाता है और फिर रोड पर फेंक देता है। जहाँ पर जो वेश्या था वो नीचे आते हुए कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वी चांग से, तुम समझते क्या हो अपने आप को, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, समझी। मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानता हूँ। वी चांग से ने कहा, जा, मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता हूँ, जा यहाँ से, निकल जा, तुझे मेरी प्रॉपर्टी का एक दाना भी नहीं मिलेगा। वो बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। सीन कट होता है, हम वी शाओ को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था और वो क्लब में ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करते करते वो बहुत ज़्यादा टल्ली हो चुका था और उसे अपने फादर की याद आ रही थी, बातों की याद। तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। मिस्टर लान की बातों को याद करता है। मिस्टर लान ने ही उसके फादर को बताया है कि उसने ही ये सब कुछ किया है और सब कुछ मतलब लिली के बारे में, बाकी सब कुछ ठीक है। इधर वी चांग से ने कहा, तू मेरा बेटा नहीं है। ये सब कुछ उसे याद आ रहा था। उसने कहा, ये सब कुछ मिस्टर लान की वजह से हुआ है। मिस्टर लान, तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बदतर नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी वी शाओ भी नहीं है। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने बेटे के ऊपर। तुम्हारी बेटे की ज़िंदगी मैं बिगाड़ दूंगा। अब देखता हूँ तुम्हारी उस ओमेगा सन को मुझसे कौन बचाता है। पीछे से एक आवाज़ आती है, वी शाओ, कैसे हो। ये सुनकर वी शाओ पीछे मुड़ता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वेन चाओ था। वेन चाओ वी शाओ के पास आकर बैठ गया। वेन चाओ ने वी शाओ को देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, वी शाओ ने कहा, तुम्हें कैसे पता है। हम इधर देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड वेन चाओ के साथ था और वो वेन चाओ के साथ मिला हुआ था। उसने ही वेन चाओ को बताया है कि वी शाओ को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। शायद वी शाओ अब क्लब में होगा। तो वेन चाओ वी शाओ से मिलने के लिए क्लब में आ चुका था। उसने वी शाओ को हर एक क्लब में ढूंढा बट उसे नहीं मिला था। फिर इस क्लब में आकर उसे वी शाओ मिल गया। वो वी शाओ के साथ बात करने की कोशिश करता है। वी शाओ ने कहा, क्या मेरे जले हुए घाव पर नमक छिड़कने आए हो। ये सुनकर वेन चाओ ने कहा, नहीं वी शाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा हेल्प करने आया हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो। वी शाओ ने कहा, लेकिन तुम तो मुझे अपना दुश्मन मानते हो ना। ज़रूर तुम्हारा कोई इरादा होगा। वेन चाओ ने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं है। देखो, मुझे तरस आ रहा है। जिस पापा के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। वी शाओ को और गुस्सा आ रहा था। वी शाओ ने कहा, ये सब कुछ मिस्टर लान की वजह से हो रहा है। वेन चाओ ने कहा, मिस्टर लान की वजह से। तो सोचो, वो लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, वो भी बाहर वाले के सामने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा फादर तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जैसे कि तुम उनके बेटे हो ही नहीं। वी शाओ ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे उन्हें मारना है। वेन चाओ ने कहा, तो मार डालो। वी शाओ ने कहा, क्या। वेन चाओ ने कहा, तो अपने फादर को मार डालो। अगर तुम अपने फादर को मार डालोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्योंकि तुम उनके इकलौते बेटे हो। तुम्हारा फादर मर गया तो फिर प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। वी शाओ वेन चाओ को देखते हुए कहा, क्या प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। वेन चाओ ने कहा, वही तो बोल रहा हूँ, अपने फादर को मार डालो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। और फिर वी शाओ ने कहा, और फिर उस लान वांग जी को मेरे बेडरूम में ले जाकर मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। वेन चाओ ने कहा, तुम चाहो तो तुम उसे अभी भी ला सकते हो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरे बाप को मारने के लिए मेरा हाथ भी नहीं कांपेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए मैं मेरे बाप को भी मार सकता हूँ। वेन चाओ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लो। उसने एक गन देते हुए कहा, जाओ और मार डालो। वी शाओ ने कहा, ठीक है, मैं जाऊँगा और उसे मार डालूँगा उसे।
और ये बोलकर उसने ज़ोर से फायर किया और वहीं पर ही बेहोश हो गया। वेन चाओ ने कहा, हाँ जोश में है लेकिन अभी होश में नहीं है, इसे अपने घर ले जाता हूँ, समझा कर भेजूँगा, तब ये शायद मान जाए। वेन चाओ ने कहा, बॉयज़ इसे उठाकर मेरी गाड़ी में पैक कर दो। ये बोलकर वो लोग वी शाह को उठाकर लेकर चले गए। वेन चाओ ने कहा, वी चांग से, अब तुम्हारे बेटे के हाथ में तुम्हारी मौत है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो बाहर आ गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वांग जी वीइंग को कॉल कर रहा था, लेकिन वीइंग का माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बहुत ज़्यादा उदास था, उसे बार बार सारी बातें याद आ रही थी। उसकी ज़िंदगी बिगड़ गई, उसे कभी भी अपने डैड का प्यार नहीं मिला, ये सब कुछ। आज वांग जी के साथ वीइंग का डेट था वो लोग घूमने जा रहे थे, मूवी देखने जा रहे थे, कितना सारा प्लानिंग किया था, बट वीइंग ने कॉल नहीं उठाया। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मैसेज किया। वांग जी नीचे आ गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मिस्टर लान वहाँ पर बैठे हुए थे। वांग जी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया। मिस्टर लान ने वांग जी से कहा, वांग जी बेटा, तुम्हारी शादी हमने तोड़ दिया है। ये सुनकर वांग जी पूरा ही शौक में था और उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर गए। उसने कहा, क्या कहा आपने? उसके फादर ने कहा, हमने तुम्हारी शादी तोड़ दी है, तुम खुश तो हो ना? वांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने शादी तोड़ दिया है। फिर मिस्टर लान ने कहा, हाँ, वी शाह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उसने वी शाह के बारे में सच्चाई बताया। फिर वांग जी ने कहा, वी चांग से कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से सबसे बात करता है, वो एक जेंटलमैन है। मुझे यकीन नहीं होता कि वी शाह उनका बेटा है। वो उनकी एक भी बात नहीं मानता है। वो क्लब में जाता है, ड्रिंक करता है और ओमेगास के साथ नाइट स्टैंड करता है। और वहीं पर अगर आप उसकी फादर की बैकग्राउंड को चेक करोगे ना, तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो अपने कॉलेज में फर्स्ट आते थे, अपने स्कूल में भी। वो ड्राइंग में, स्पोर्ट्स में, हर जगह में अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आपको पता है वी चांगसे को मार्शल आर्ट आती है, बहुत अच्छे से वो लड़ना जानते हैं। वो बहुत परफेक्ट है, बिजनेस में भी परफेक्ट है, पढ़ाई में भी। वो फॉरेन से पढ़ाई करके आए थे। हाँ, उनकी फैमिली ज़्यादा रिच नहीं थी, लेकिन बिज़नेस की वजह से उनकी फैमिली रिच होने लगी। पढ़ाई करने के बाद वो बिज़नेस को संभालने लगे और फिर धीरे धीरे करके उनका बिज़नेस बढ़ने लगा। फिर कांग्रेस सलन के साथ उसकी मुलाकात हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थी। फिर उसके फादर को वी चांग से बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि वी चांग से बिल्कुल परफेक्ट था। आपको पता है, इसकी वजह से उसकी जो कंपनी है, उन दोनों कंपनी ने कोलैब कर लिया और फिर वो कंपनी चाइना का टॉप डिज़ाइनर कंपनी में बदल गया। हाँ, उन्होंने कितनी मेहनत किया है ना। मिस्टर लान ने कहा, हाँ सही कहा, तुम भी कर सकते हो वांग जी, हम तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वांग जी ने कहा, दरअसल पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके पापा ने कहा, हाँ कहो। वांग जी ने कहा, मैं किसी और को लाइक करता हूँ, वो आप जानते हो ना, मोशवानियों को, उसे। मिस्टर लान ने कहा, मोशवानियों, वो नालायक बच्चा। वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, नहीं डैड, वो नालायक नहीं है। आपको पता है उसकी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है। वो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से उसका डिज़ाइनिंग का स्किल अगर आप देखोगे ना, तो आप चौंक जाओगे। पता है मेरा रिच क्यों बढ़ रहा है? उसकी डिज़ाइन की वजह से। धीरे धीरे करके मेरी कंपनी ग्रो कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर इस वक्त हमने किसी दूसरे कंपनी के साथ कोलैब किया ना, तो हमारी कंपनी भी टॉप पे आ सकता है। मिस्टर लान ने कहा, बट तुम्हारे साथ कोलैब कौन करेगा? वांग जी ने कहा, वही तो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। वैसे भी छोटे से बनकर बड़ा बनना ये ज़्यादा अच्छा होता है ना डैड? उसके डैड ने कहा, देखो मुझे मोशवानियों से कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो अच्छा लड़का है और तुम्हारा ख्याल रखेगा तो मुझे मंजूर है। वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, सच में डैड? उसने मिस्टर लान को हक कर लिया। मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, छोड़ो मुझे। फिर इधर वांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये बोल रहे हो। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है और पूरा दिन हम साथ में बिताएंगे, है ना? डैड ने कहा, ठीक है। उसने वीइंग को फिर से कॉल लगाया, बट वीइंग ने कॉल नहीं उठाया। ऊपर से वीइंग ने अपने फ़ोन को साइलेंट कर दिया। उसने कहा, लान जान, आई एम सॉरी, आज मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड पूरा ही ख़राब है। मैडम मो ने वीइंग को नोटिस किया, जबकि वीइंग बिल्कुल उदास था। वो ना ही खाना खा रहा था और ना ही बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर मो ने कहा, वो नालायक खाना नहीं खाएगा क्या? मैडम मो ने कहा,
देखिए, आप खाना खा लीजिए और चले जाइए, मेरे बच्चे को तंग मत कीजिए। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर आ गया और विंग बैठ गया। बैठने के बाद वो खाना खाने लगता है, जहाँ पर मिस्टर मो ने कहा, ओह तो तुम आ ही गए। विंग ने कहा, तो क्या करूँ, ये एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा डैड मुझे बुलाएगा। हाँ, अगर मेरा डैड मुझे बुलाता तो शायद मैं एक बड़े से आलीशान रूम से निकल कर आता, है ना। फिर इधर मैडम मो ने कहा, क्या बात है, आज बाप और बेटा बहुत बातें कर रहा है। फिर इधर जो हमारा मिस्टर मो था उसने कहा, नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसे कि तुझे भी अच्छे से काम करना चाहिए। विंग उसे बहुत गुस्से में घूर रहा था। उसने कहा, अच्छे काम, आपकी उम्र बढ़ गई है, कुछ दिन बाद मौत भी हो सकती है क्योंकि आप बूढ़े बन रहे हो, तो अच्छे काम तो आपको भी करना चाहिए, लेकिन आप तो हर वक्त बुरे काम करते फिरते हो। ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, अपनी ज़ुबान को ज़्यादा नहीं चला रहा है तू। विंग ने कहा, नहीं, मैं सोच रहा था कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा और ज़्यादा चलाऊं। मिस्टर मो ने कुछ नहीं कहा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सीन कट होता है। इधर हम वी श्याओ को देखते हैं। वी श्याओ की आँख खुलते ही वी श्याओ के सामने वैन रोहान, वैन चाओ और वैन सू खड़ा था। वी श्याओ को देखकर वो लोगों ने कहा, तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग बोलने का वक्त नहीं है क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। वी श्याओ ने कहा, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर वी श्याओ को रात की बात याद आ गई। वैन चाओ ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हें गन दिया था और कहा था। फिर वी श्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरे फादर ने मुझे बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, और सब कुछ उस लान वांग जी की वजह से हुआ है, सब कुछ उस लान वांग जी की वजह से हुआ है। मिस्टर लॉन ने मेरे पापा को जाकर बोला, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। लान कोरैन ने कहा, तो गुस्सा उतार दो, बताओ तुम गुस्सा किसके ऊपर उतारोगे। वी श्याओ ने कहा, लान वांग जी के ऊपर, मुझे बहुत चाहिए। फिर वैन चाओ ने कहा, ठीक है, तो उठा लो लान वांग जी को और लेकर आओ अपने बेडरूम पर और मज़े करो, उसके बाद अपने फादर के बारे में सोचना। वी श्याओ ने एक क्रीपी स्माइल किया।